एक लड़की जिसने नए कपड़े पहन रखे हैं और वह बिहार के पटना के रेलवे स्टेशन पर रात के तकरीबन 8 बजे इधर उधर लोगों की तरफ अजीब निगाहों से देख रही है। उसे देखते ही लग रहा है कि शायद वो पहली बार इस तरह से अकेली इस रेलवे स्टेशन पर आई है। अब वहाँ पर जब इधर उधर ऐसे देखती है कि मानो उसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा हो, तो वहीं पर एक लड़का होता है जिसका नाम रवि होता है। जब वह उसे ऐसी घबराई हुई देखता है तो उसके बाद वह उसके पास आता है और कहता है कि आप पहली बार आज आप अकेले स्टेशन पर आई हो। तो उसके बाद यहाँ पर जो लड़की होती है वह उससे कहती है कि हाँ, पहली बार ही आई हूँ और मुझे अपने घर जाना है। उसके बाद वो पूछता है कि कहाँ, तुम्हारा घर कहाँ है? तो वो कहने लगती है कि मेरा घर लखीसराय में है और मुझे रास्ता तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि लखीसराय में फलाना गांव है मेरा और वहीं पर मेरा घर है। घर गांव में तो मैं पहचान लूँगी। अब इस बात को सुनकर जो लड़का होता है वह उससे कहता है कि ठीक है, तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पहुँचा दूंगा। लेकिन लड़की कहती है कि मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। तो उसके बाद वो लड़का सोचता और सोचने के बाद कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, पैसे भी मैं अपनी तरफ से लगा दूंगा। अब जब तुम अपने घर पहुंचो तो मुझे मेरे पैसे दिला देना। इस बात को सुनकर वह लड़की उसके साथ चलने के लिए तैयार तो हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो उसके साथ होता उसके बारे में उस लड़की ने कल्पना भी नहीं की थी। क्या हुआ था ऐसा, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हैं ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। बिहार के लखीसराय जिले के अंदर एक लड़की रहा करती है जिस लड़की का नाम होता है सुलेखा। सुलेखा जो कि धीरे धीरे जवान होती है और ये बात होती है 2015 की। 2014 में जो लड़की है वो जवान हो जाती है और जैसे ही 2015 लगता है तो उसके पिता अपने घर की जवान बेटी के लिए रिश्ता ढूंढने लगते हैं। यहाँ पर उन्हें एक रिश्ता मिल भी जाता है और जैसे उन्हें रिश्ता मिलता है तो उसके बाद उस लड़के से वो शादी पक्की कर देते हैं। लड़के का नाम होता है महेश। अब महेश से सुलेखा का रिश्ता तय हो गया था और उसके बाद जब सुलेखा ये सुनती है कि भाई उसका रिश्ता तय हो गया है और उसकी सहेलियाँ ये सुनती हैं तो उसके बाद वो भी उसके पास आती हैं और उसे हंसी ठिठोले करने लगती हैं कि अब तो तू परिवार वाली हो जाएगी, सुहागरात मनेगी, पति के साथ ऐसे रहेगी वैसे रहेगी। इस तरह की बातें, जो सहेलियों की जो प्राइवेट बातें होती हैं उस तरह की बातें उससे करने लगती हैं और इन बातों को सुनकर सुलेखा भी बड़ी खुश होती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ समय आ जाता है फरवरी 2015 का। और फरवरी 2015 में जिस दिन उसकी शादी होनी होती है उस दिन जो महेश होता है धूमधाम से बारात लेकर सुलेखा के पिता के घर पहुंच जाता है और वहां पर आने के बाद सुलेखा से उसकी शादी हो जाती है। शादी के दौरान जो सुलेखा है उसके मन में ढेर सारी उमंग है कि भाई मैं ऐसे करूँगी, ऐसे जाऊँगी, ऐसे मेरा पति होगा, पति क्या बोलेगा, ये सारी बातें उसके दिमाग में चलती हैं जो नॉर्मली एक अरेंज मैरिज वाली लड़की के दिमाग में चला करती हैं। लव मैरिज का तो कोई कहना ही क्या है, आप लोग सभी जानते हो, लेकिन अरेंज मैरिज वाली जो लड़की होती है उसके दिमाग में यही बातें चला करती हैं। अब उसके बाद जो सुलेखा है वो इन सभी बातों को सोचती हुई अपने यहाँ से विदा हो जाती है, आंखों में आंसू लेती है, पिता, अपने भैया, अपने परिवार से अलग होती है और गाड़ी में बैठकर सीधा वहाँ से अपने पति की घर पहुंच जाती है। वहां पर जाने के बाद वो देखती है कि घर ज़्यादा बड़ा नहीं है, केवल घर के अंदर एक कमरा है, सामने बरामदा है और वहीं पर किचन है और लेटरिन बाथरूम उनके घर पर नहीं है। बाहरी लेटरिन बाथरूम करने के लिए वो लोग जाया करते हैं। अब ये घर तो काफ़ी छोटा था, लेकिन फिर भी जो सुलेखा थी वो भी ऐसी फैमिली से बिलोंग किया करती थी तो इसीलिए उसे कोई भी दिक्कत नहीं होती है। सुलेखा उस घर के अंदर चली जाती है और आज तो यानी कि जिस दिन वो लोग गए हैं उस दिन तो उसके पास महिलाएं सो जाती हैं और ऐसा हुआ भी करता है क्योंकि शादी वाले दिन वो जो लड़की होती है वो अलग से सोया करती है तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं होती। लेकिन जैसे ही अगला दिन होता तो अगले दिन भी उसके पास महिलाएं ही सोती हैं, यानी कि जितनी भी महिलाएं उस रिलेशन में आई हुई थी वो सभी उसके आसपास सो जाती हैं और इसी तरह से लगातार 7 दिन चलता है। 7 दिन तक जो उसका पति होता है वो उसके पास आता भी नहीं है और यहाँ पर जो सुलेखा है वो मन ही मन सोचती है कि सहेलियाँ तो ये कह रही थी कि ये सुहागरात होगी, वो सुहागरात होगी, ये कौन सी रस्म है जो यहाँ पर मेरे साथ मनाई जा रही है। लेकिन वो समय ऐसा था कि उस समय जो बहुएं हुआ करती थी, नई बहुएं, वो ज़्यादा आवाज़ नहीं निकाला करती थी वरना उनकी बदनामी हो जाती थी और चारों तरफ ये नाम निकल जाता था कि भाई ऐसे ऐसे उसने तो बोल दिया, शादी के दिन ही नहीं सोचा। ऐसा सोचकर वो चुपचाप बैठी रहती है और सब कुछ अपनी आंखों से देखती रहती है।
7 दिन के बाद जब 8वां दिन होता है तो 8वें दिन सुलेखा को वापस भेज दिया जाता है। और उसके बाद जब सुलेखा अपने घर जाती है तो उसकी भाभी, चाची ताई और साथ में जो सहेलियां होती हैं वो आ जाती है पूछने के लिए कि कैसी रही सुहागरात। अब चाची ताई से तो वो ज़्यादा कुछ नहीं कहती है, लेकिन अपनी सहेलियों से ये बात कह देती है कि क्या सुहागरात, मैंने तो देखा भी नहीं क्या होती है सुहागरात, क्योंकि मेरा पति तो मेरे पास आया ही नहीं। अब इस बात को सुनकर वो हैरान हो जाती हैं और कहने लगती है मतलब क्या तुम्हारा, क्या तुम पति के पास नहीं गई? तो वो कहने लगती है कि नहीं गई ना, और ना ही वो उसने मुझे बुलाया, ना ही वो मुझसे कभी मिलने के लिए आया, बस शादी करके चला गया और उसके बाद मैंने उसे देखा भी नहीं है। बस आज आते समय एक बार जरूर देखा था, और वो भी कुछ काम करते हुए। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो उसकी सहेलियां होती हैं वो कहने लगती है कि यार ऐसा कैसे हो गया, क्या कारण था इसका? तो वो कहने लगती है कि शायद हो सकता है घर छोटा था और उसमें एक ही कमरा था, तो जितने भी रिश्तेदार आए हुए थे उनको एडजस्ट करने में ये सारी चीजें हो गई हों। इस बात को सुनकर जो सहेलियां होती हैं वो कहने लगती हैं कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन तुम्हारे पति को 1-2 बार तो तुम्हारे पास आना था छुपते छुपाते, कभी तो तुमसे मिलकर जाना था। तो वो कहती है कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो उसके बाद वो कहने लगती है कि ऐसा करना, अगर इस बार तेरा पति तुझे लेने आए तो उससे पहले ही कह देना, क्योंकि तुम्हारा पति पटना में काम किया करता है ना, तो उससे कह देना कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और वहां पर तुम दोनों अकेले होंगे और वहां पर सब कुछ तुम्हारे बीच में हो जाएगा। अब इस बात को सुनकर जो लड़की होती है सुलेखा, वह भी इसी चीज को सोचती है कि हाँ सही कह रही हैं, यहाँ पर तो ज्यादा लोग थे, छोटा घर था, लेकिन वहां पर ठीक रहेगा। ऐसा सोचकर वह यहाँ पर बैठी रहती है और जब उसका पति उसे लेने के लिए आता है तो उसे साफ बोल देती है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो पति है वो उसे मना करने लगता है, कहता है कि नहीं मैं तुम्हें वहां पर नहीं ले जाऊंगा। अब इस बात को सुनकर जो लड़की होती है अपने पति के मुंह पर तो मना ही कर देती है, कहती है कि फिर मैं भी तुम्हारे साथ नहीं चल रही, मैं भी यहीं पर ठीक हूँ। उसके बाद जो पति होता है वहां पर मिलता बैठता है उन लोगों से, यानी कि जो ससुराल वाले होते हैं, और उसके बाद वापस चला जाता है बिना अपनी पत्नी को लिए। और उसके बाद जैसे ही वापस जाता है तो घर वाले पूछते कि क्या हुआ, तो वो बता देता है कि इस तरह से मेरे साथ चलने के लिए बोल रही थी और मैंने तो मना कर दिया। अब इस बात को सुनकर जो उसके घर वाले होते हैं वो कहने लगते हैं कि फिर क्या हो गया, थोड़ी बहुत बातें बहू की मान लेते तो कौन सी बुराई है, कोई बात नहीं, एक बार उसे ले जाओ अपने साथ और उसे मना कर ले आओ। लड़का मना करता है, घर वाले कहते हैं, और यहाँ पर जो लड़की के घर वाले हैं वो भी कहने लगते हैं कि भाई क्या हुआ, अभी तक दोबारा लेने के लिए नहीं आया, हम तो सोच रहे थे कि उस टाइम ही लेने के लिए आया है, लेकिन इसने कहा था कि नहीं अभी लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं बाद में ले जाऊँगा। इस बात को सुनकर जो लड़के के घर वाले होते हैं उस पर दबाव बनाते हैं और उसके बाद वह अपनी पत्नी को लेने के लिए दोबारा से पहुंच जाता है। लगभग 2 महीने इन बातों को बीत गए थे। 2 महीने बाद जब अपनी पत्नी को लेने के लिए जाता है तो वहां पर जो पत्नी होती है वो फिर से यही शर्त उसके सामने रख देती है और इसके बाद वह इस शर्त को मान जाता है। यहाँ पर जो लड़का होता है महेश, वह अपनी पत्नी को इस शर्त पर ले आता है और कहता है कि 2 दिन तो हमें वहां पर रहना होगा, लेकिन उसके बाद मैं तुम्हें पटना ले जाऊंगा। अब जो लड़की थी वह सोचती है कि चलो पटना में तो अकेला होगा और वहां पर सब कुछ होगा हमारे साथ, लेकिन जैसे ही वो उसे लेकर पटना जाता है तो वहां पर भी ऐसा ही माहौल था, क्योंकि वहां पर वह किसी रिलेशन में रहा करता था और वहां पर भी उन दोनों के बीच में कोई भी बात नहीं बन पाती है। अब जैसे ही ये बात सुलेखा देखती है तो उसे बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन फिर भी वह मन ही मन सोचती है कि कोई बात नहीं, कभी तो हमें मौका मिलेगा, वैसे इसने मेरी इतनी बात मान ली वही काफी है, और इसी से वो खुश हो जाती है। अब जो सुलेखा है वो वहां पर रहने लगती है और वहां की जो महिलाएं होती हैं वो उसका ख्याल रखने लगती हैं। सुलेखा लगभग 7 से 8 दिन वहां पर रहती है, लेकिन 7-8 दिन वहां पर रहने के बाद उसे पता चल जाता है कि उसका पति उसके साथ बातचीत क्यों नहीं कर रहा और उससे मिलने की भी कोशिश क्यों नहीं किया करता है, चोरी छुपे भी, क्योंकि उसका पति ज्यादातर फोन पर किसी से बात करता रहता है। और जब वह फोन पर बात करते हुए एक दिन अपने पति को सुन लेती है चुपके से, तो उसे पता चलता है कि कोई इसकी प्रेमिका है जिससे फोन पर बात किया करता है। अब इस बात को देखते हुए यहाँ पर जो पत्नी है वह अपने पति से कहती है कि मुझे ना मार्केट जाना है। अब उसके बाद पति पहले तो मना करता है, लेकिन वो जब उसे बार बार कहती है तो पति भी उसे लेकर मार्केट तो चला जाता है। लेकिन घर से बाहर निकलते ही वह कहती है कि मार्केट वगैरह कहीं नहीं जाना, तुम ये बताओ कि तुम इस तरह से कब तक रहोगे, क्या तुम्हें मैं नहीं दिख रही, मैं शादी करके तुम्हारे लिए आई हूं, लेकिन उसके बाद भी तुम इस तरह से बात कर रहे हो, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब जब पत्नी इतनी ऊंची आवाज में पति से बात करती है तो पति को गुस्सा आता है और उसके बाद वह उसे चांटे लगा देता है। उसके बाद जो सुलेखा है वह एकदम से उसे कहने लगती है कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी वापस अपने घर, तो मुझे लेकर ही क्यों आए, अगर ऐसी बात थी तो तुम शादी करने के लिए नहीं जाते। लेकिन वो और भी गुस्सा होता है, उसके 2-4 चांटे और लगा देता है। तो तभी जो सुलेखा है वो वहीं से यानी कि घर के बाहर से ही रूट कर वो एक तरफ चलने लगती है और कहती है कि मैं जा रही हूँ यहाँ से। अब इस बात को सुनकर महेश सोचता है कि कोई बात नहीं, कुछ देर में वापस लौट आएगी, क्योंकि यहाँ से वापस जाना तो उसके लिए संभव ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो जगह है
लखीसराय वह लगभग 120 किलोमीटर दूर पड़ती है। तो इसी वजह से वह भी कहता है ठीक है चली जाओ कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद जो लड़की होती है वह यहाँ से जैसे तैसे पटना रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है और धीरे धीरे उसको रात भी हो गई थी। अब जैसे उसे रात हो जाती है और अभी तक वो वापस नहीं लौटी है तो उसके बाद उसे चिंता होने लगती है। सोचता कि कहीं इधर उधर निकल गई और कोई ऐसी वैसी बात उसके साथ हो गई तो लोग मेरे बारे में बातें बनाएंगे। और इसी वजह से वो अपने घर वालों के पास फोन करता है और उनसे कह देता है कि यहाँ से वो निकल गई है, उसे घर की याद आ रही थी और एक साथ से घर छोड़कर चली गई। कहा कि मैं जा रही हूँ, मैंने कहा भी था कि मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं रुकी और यहाँ से चली गई है, घर पहुंचने वाली होगी। इस बात को सुनकर जो ससुराल वाले होते हैं वो हैरान तो होते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि कोई बात नहीं, शायद उसे रास्ता पता होगा और इसीलिए आ रही है। लेकिन यहाँ पर जो लड़की होती है वह बिल्कुल भी जो स्टेशन होता है वहाँ से उनके पास नहीं पहुँचती है। वो लोग स्टेशन पर इंतजार करते हैं जितनी देर में आने का समय होता है उस समय तक, लेकिन वो नहीं पहुंचती है क्योंकि जो सुलेखा थी वह यहाँ से रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। और यहाँ पर जाने के बाद उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं क्योंकि बचपन उसका पूरा गाँव में बीता है, मामा के यहाँ पर या फिर गाँव में, इससे ज़्यादा वो कहीं बाहर नहीं गई है। और जब वह यहाँ पर देखती है लोगों की भीड़ को कि लोग इधर से उधर मशीनों की तरह भाग रहे हैं तो उसके बाद वह घबरा जाती है और वहीं पर खड़ी हो जाती है। उसके बाद ना तो कोई रुपया है और ना ही उसके पास फ़ोन है क्योंकि उस समय पर लड़कियों को फ़ोन रखने की ज़्यादा इजाज़त नहीं थी। तो यहाँ पर जो लड़की होती है वह अब इधर उधर देखती है और उसके चेहरे पर घबराहट साफ साफ दिखाई दे रही है। तभी यहीं पर एक लड़का होता है जिसका नाम रवि होता है और जो रवि होता है वह लखीसराय के ही एक गाँव का रहने वाला था और वह पटना से अपने घर लौट रहा था। अब जैसे वो जा रहा था तो एकदम से वह इस लड़की पर उसकी नज़र पड़ती है और जब इसका घबराया हुआ चेहरा देखता है तो उसके बाद उसे लगने लगता है कि काफ़ी ज़्यादा डर रही है। अब पटना जो कि छोटा शहर नहीं है, काफ़ी बड़ा शहर है और यहाँ पर उसके साथ कुछ ऐसा वैसा भी हो सकता था क्योंकि लड़की बेहद ही खूबसूरत थी और उसने नए कपड़े पहन रखे थे। उसके बाद जो रवि होता है वह उसके पास आता है और आकर कहने लगता है कि आप पहली बार घर से बाहर निकली हो। अब इस बात को सुनकर जो लड़की है रवि की तरफ देखती है, पहले तो डरती है लेकिन वो कहता है कि देखो डरो मत, मैं बिल्कुल भी बुरा आदमी नहीं हूँ, मैं तो आपके घबराए हुए चेहरे को देखकर ये बात पूछ रहा हूँ, दरअसल मैं काम से अपने घर लौट रहा था। उसके बाद यहाँ पर जो लड़की होती है सुलेखा, उसे थोड़ा सा विश्वास होता है और वो कहती है कि हाँ आज पहली बार ही मैं अकेली घर से बाहर निकली हूँ। वैसे तो मैं अपने पति के साथ यहाँ पर आई थी लेकिन मेरा पति जो है उसने मुझे घर से निकाल दिया है रात के समय में, क्योंकि उसने रोका नहीं था तो इसीलिए वो ऐसा कह देती है। अब मैं वापस अपने घर जाना चाहती हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, सोच रही हूँ कि कोई मदद कर दे, आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। तो उसके बाद वो पूछता है कि कहाँ की रहने वाली हो, तो वह बताती है कि लखीसराय के फलाने गाँव की रहने वाली हूँ। अब ये जो गांव था, ये गांव इसके गांव से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर था क्योंकि इसका जो गांव था वह रेलवे स्टेशन के पास में ही था और यहाँ से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर इस लड़की का गांव पड़ता था और ये अपने मायके जाने के लिए बोल रही थी। तो उसके बाद वो लड़का कहता कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा क्योंकि मेरा फलाना गांव है। अब इस गांव का नाम उस लड़की ने सुन रखा था और इसके बाद इसे इस पर विश्वास हो जाता है। यहाँ से जो लड़का होता है वह उसके साथ बैठता है और बैठने के बाद जो लड़की होती है वह उसके साथ बैठकर वहाँ से अपने स्टेशन के लिए रवाना हो जाते हैं। सफ़र तय होता है, ट्रेन आती है, ट्रेन के अंदर बैठकर वो लोग चलने लगते हैं और जैसे ट्रेन उस रेलवे स्टेशन तक पहुंचती है तो तब तक ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा घुल मिल गए थे क्योंकि बीच में कई बार उसने अपने पिता के पास भी फ़ोन करवाया था। लेकिन जब ये स्टेशन पर थी तो तब 8 बज रहे थे और जब तक ट्रेन आई थी 9:30 बज चुके थे और गाँव में 9:30 बजे हर कोई सो जाया करता है। तो उसके पिता का जो फ़ोन था, क्योंकि उस टाइम पर घर में एक एक फ़ोन रहा करते थे, तो पिता का जो फ़ोन था उसका नंबर जो था वह मिल तो जाता है लेकिन वह उस फ़ोन को उठा नहीं पाते हैं क्योंकि रात के समय शायद सो गए थे। तो इसी वजह से वह उससे बातचीत करते हुए वहाँ तक तो पहुँच जाती है और अब तक लगभग 12:30 बज चुके थे। 12:30 बजे वो लोग स्टेशन पर उतरते हैं और उतरने के बाद यहाँ पर उस लड़के के जो गांव था वो तो नज़दीक ही था, पैदल की डिस्टेंस पर था, लेकिन उसके गांव तक जाने के लिए उसे किसी सवारी का सहारा लेना पड़ता और अब रात के समय ज़्यादा हो गया है। तो वो कहने लगती है कि क्यों ना ऐसा करें, तुम आज रात हमारे घर पर रुक जाओ, मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं और मेरा पूरा परिवार है और कल सुबह मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले चलूँगा। अब इस बात को सुनकर उसे पक्का विश्वास उस पर हो गया था तो वह कह देती है कि कोई बात नहीं, आपके यहाँ पर रुक जाते हैं। रात भर वह उसके वहाँ पर रुकती है और इसी बीच जो घर वाले होते हैं यानी कि जो उसके ससुराल वाले होते हैं, जब स्टेशन पर वो लड़की नहीं आती है काफ़ी देर तक, यानी कि उन्होंने इंतजार किया था और उतनी देर तक भी नहीं आई थी, तो वो लोग वहाँ से वापस लौट गए थे और उन्होंने कहा था कि यहाँ पर आई नहीं है। तो उसके बाद वह सोचने लगते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कहीं और चली गई हो और इसी बात को सोचकर वह घर आ जाते हैं और ये खबर उसके मायके में भी करा देते हैं।
पहले पूछने के लिए कि तुम्हारी बेटी वहाँ पर आई है या नहीं आई। तो उसके बाद वो लोग कहते हैं कि नहीं यहाँ पर तो नहीं आई, क्या हुआ। तो वो बता देते हैं कि ऐसे ऐसे वहाँ से आ चुकी है। तो जो मायके वाले होते हैं वो लोग भी हैरान हो जाते हैं और इधर उधर उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन उसका कोई भी अता पता नहीं होता। रात में ढूंढने के बाद वो लोग आराम से अपने घर में बैठ जाते हैं, यानी कि ससुराल वाले अपने घर में बैठ गए थे और मायके वाले अपने घर में बैठ गए थे। और जैसे दूसरे दिन की सुबह होती है तो यहाँ से जो लड़का रवि होता है ये उस लड़की को लेकर सीधा उसके मायके पहुंचता है। और मायके जाने के बाद जैसे ही माता पिता उसे देखते हैं तो अब तक ढेर सारी बातें उनके दिमाग में आ चुकी थी कि कहीं बेटी कहीं मुंह काला करवाने तो नहीं चली गई। और जब इस लड़के के साथ वो उसे देखते हैं तो एकदम से यही शक उनका यकीन में बदल जाता है। और उसके बाद भैया भाभी माता पिता उसे घर के अंदर घुसने से मना कर देते हैं, कहते हैं कि कलमुही यहां पर आने की जरूरत नहीं है, अपने ससुराल से ऐसे क्यों चली आई। वो खूब बताने की कोशिश करती है कि मेरे पति ने मुझे ऐसे ऐसे घर से निकाल दिया, लेकिन यहां पर जो माता पिता होते हैं वो उसकी बात पर विश्वास नहीं करते हैं और कहते हैं कि अब तू न जाने कहां भी जा, हमें कुछ नहीं पता इस बारे में, लेकिन यहां पर तू नहीं रह सकती। ऐसा कहकर पिता भैया और माँ सभी के सभी उसे घर से धक्का देकर निकाल देते हैं और उस लड़के रवि को भी खरी खोटी बातें सुनाते हैं कि आ गया यहाँ पर लेकर, जरा भी शर्म नहीं आई, भाग जा यहाँ से वरना तेरी पिटाई लगा दी जाएगी। तो रवि जो होता है वो गांव से बाहर आकर खड़ा हो जाता है और थोड़ी देर में जो सुलेखा होती है वह भी वहां से निकल आती है। सुलेखा की आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि गाँव वाले उसे नफरत की निगाहों से देख रहे हैं और उसकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब जब रवि बाहर खड़ा हुआ था और सुलेखा को आते हुए देखता है तो समझ जाता है कि इसके साथ क्या होगा। तो वो कहने लगता है कि निकाल दिया ना घर वालों ने। तो वो कहती है कि हाँ, घर वालों ने निकाल दिया क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने शायद इनको पढ़ा लिखा दिया है। इस बात को सुनकर जो रवि होता है वो कहता है कि अब कहाँ जाओगे। तो वो कहने लगती है कि अब तो एक ही रास्ता है, अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लेती हूँ क्योंकि मेरा पति गलत है और इस बारे में मैंने घर वालों को भी बताया लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया। तो अब इस जिंदगी को जीकर क्या फायदा, क्योंकि कोई भी मेरा विश्वास नहीं करेगा। तभी यहाँ पर जो रवि होता है वह उससे कहता है कि देखो, अगर तुम्हें परेशानी ना हो और जैसा तुम बता रही हो कि तुम्हारा पति तुमसे बिल्कुल दूर रहा है क्योंकि ये सारी बातें उन्होंने ट्रेन के अंदर कर ली थी, तो उसके बाद वह कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम क्यों ना मेरे साथ ही शादी कर लो। अब इस बात को सुनकर सुलेखा उसकी तरफ देखने लगती है और कहने लगती है कि तुम कहना क्या चाहते हो। तुम्हारे घर वाले जब पहली बार मुझे तुम्हारे साथ देखे थे तो कितना गुस्सा हो गए थे और अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तो कितना गुस्सा होंगे। तो वो कहने लगता है कि कोई बात नहीं, दरअसल जब से मैं तुमसे मिला हूं मुझे तुम्हारा व्यवहार बहुत अच्छा लगता है और मुझे एक ऐसी पत्नी चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी कर सकता हूं और हम दोनों एक साथ अपने जीवन को जिएंगे। तुम्हारा पति किसी और से प्यार किया करता है लेकिन मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। उसके बाद सुलेखा भी इस बात के लिए हामी भर लेती है, लेकिन जैसे ही एक मंदिर पर शादी करने के बाद वह सुलेखा को लेकर वापस से अपने घर पहुंचता है तो उसके घर वाले भी उसे अपने साथ रखने से मना कर देते हैं और उन दोनों को निकाल देते हैं। अब यहाँ पर जो लड़का होता है वह पटना में जॉब तो किया ही करता है और इसीलिए अब सुलेखा को लेकर वहां से पटना आ जाता है और पटना में अपने किराए के कमरे में उसे रखने लगता है। और गाँव में चारों तरफ ये बात पता चल जाती है कि सुलेखा ने उससे शादी कर ली है, जो रवि है उसकी एक सुलेखा नाम की ऐसी लड़की से शादी हो गई है। अब ये बातें चारों तरफ फैल जाती हैं और जब ये बातें चारों तरफ फैलती हैं तो ये बातें उस जगह तक भी पहुंच जाती हैं जहां का उसका पति था। और पति जो था वह जब सुलेखा उससे शादी कर लेती है तो पति भी उसे छोड़ देता है और पहले ऐसे ही हो जाया करता था, यानी कि तलाक वलाक पंचायती रूप से हो जाता है और घर वाले जाकर फैसला कर लेते और फैसला हो जाता है। लेकिन उसके बाद जब उसका जो पहला पति था जो कि किसी और महिला के चक्कर में था वह दूसरी शादी करने की कोशिश करता है तो यहां से उसे कहीं भी कामयाबी नहीं मिलती। जो भी रिश्ते आया करते हैं वो इस बात को सुना करते क्योंकि चारों तरफ ये बात फैल गई थी और सुलेखा से पूछने के लिए आया करते हैं तो सुलेखा साफ साफ बता देती है कि ऐसे ऐसी बात और मुझे घर से निकाल दिया। तो इस बात को सुनकर कोई भी बेटी वाला अपनी बेटी से देने के लिए तैयार नहीं होता है और फिलहाल के समय में जो उसका पहला पति है वो अपने भैया भाभी के टूकों पर पल रहा है और उसकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है, यानी कि वो पैसे कमाया करता, अगर पैसों को घर देगा तो उसे खाने के लिए खाना मिलेगा और परिवार में उसे शामिल किया जाएगा। क्योंकि ये बातें अब ओपनली हो गई हैं क्योंकि कुछ रिश्तेदारों ने तो ये बात बता दी थी कि ये ऐसे ऐसे किसी लड़की के चक्कर में है और इस वजह से उसकी शादी नहीं हो पाती है। फिलहाल के समय में सुलेखा अपने पति के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रही है और इधर जो उसका पहला पति होता है वह दर दर की ठोकरें खा रहा है और मन ही मन सोचा करता है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी गलती कर दी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।